हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम हर रोज की तरह पुनः 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस एंड पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है और किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बावड़ियों या फिर सीढ़ीदार कुओं। आपने देखा होगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो बावड़ी क्या होती है? राजस्थान में पाई जाने वाली एक पारंपरिक जल संरक्षण या जल भंडारण की एक प्रणाली होती है, जिसमें इस तरीके से सीढ़ी नुमा दार ये क्या बनाई जाती है, ये बावड़ी बनाई जाती है। और ये कैसी होती है? रिचार्जेबल होती है। इसमें बरसात के दिनों में पानी स्टोर करके रखा जाता है और उसको उपयोग में लिया जाता है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ये एक परंपरागत प्रणाली होती है। तो हमें इसके विषय में कथनों पर विचार करना है। तो ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। तो बिल्कुल सही बात है। जो बावड़ी होती हैं, यह पानी के भंडारण और संरक्षण की एक परंपरागत प्रणाली है जो राजस्थान में देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। सामुदायिक संसाधनों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। फिर बावड़ियों में सीढ़ियों जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को गिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो इसमें जो है पानी घिरनी के द्वारा नहीं, उसमें नीचे जाकर के पानी भरना पड़ता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। इस तरीके से स्टेटमेंट ए और बी सही है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। केवल एक नहीं, ए और सी नहीं, और बी और सी ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। आपको अपने आप से आंसर को सोचना है, क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद में आपको उसका आंसर तो बताने ही वाला हूं। तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऐसा कौन से पौधे हैं इनमें से जो बिना बीजों के उगते हैं? तो सेब ये बीज के द्वारा उगते हैं, पाइन्स भी बीज के द्वारा उगते हैं, और प्रून्स जो है ये भी बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं। फर्न है ये बीजों के द्वारा नहीं उगाए जाते। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आपने पता होगा कि जब भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा 8 और नई भाषाओं को जोड़ दिया गया। संविधान संशोधन के बारे में जानकारी आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं आगे इनको डिस्कस भी करूंगा संविधान जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं में जो संथाली और कुड़ुक, ये पूछना है कि ये पूछा गया है कि ये किस राज्य में बोली जाती हैं। तो झारखंड, असम और मणिपुर, उड़ीसा। तो उड़ीसा में नहीं, मणिपुर में भी नहीं बोली जाती और असम में भी नहीं बोली जाती। संथाली और कुड़ुक ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की ये एक तरीके से क्षेत्रीय बोली के रूप में ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती है। क्या होती है झूम खेती? जैविक खेती। ऑप्शन 2 काटो और जलाओ खेती। ऑप्शन 3 रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग। फसल चक्रण। तो आपको पता है कि जैविक खेती भारत में अधिक मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। जो अभी पहला जो राज्य है जैविक खेती वाला वह कौन सा है फ्रेंड्स? ये है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है जैविक खेती में इसका प्रथम स्थान है, पहला राज्य है।
तो झूम खेती के बारे में पूछा गया है। तो झूम खेती कहलाती है फ्रेंड्स काटो और जलाओ खेती। काटो और जलाओ खेती को ही बोला जाता है झूम खेती। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट एक पहेली दी है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहेली वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पहेलियों को देने का जो मकसद होता है, आपको एनसीईआरटी जो प्राइमरी की बुक होती हैं, एनसीईआरटी की जो प्राइमरी की जो बुक होती है उसमें आपको अलग अलग जगह पे पहेलियां देखने को मिलती हैं। इसके बच्चों के अंदर समझ को विकसित करना ये उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे भी आपसे एक पहेली पूछ ली गई है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन 1 है कलचिड़ी, ऑप्शन बी है शकरखोरा, ऑप्शन सी है दर्जन चिड़िया और ऑप्शन डी है बीबर पक्षी। बीबर पक्षी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। बीबर पक्षी क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, अलग अलग तरीके के सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। ये नर होता है और फिर क्या होता है, जो मादा बीबर पक्षी होती है वह क्या करती है, उन घोंसलों का उपयोग किसके लिए करती है, उसमें अंडे देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है जो ये दर्जन चिड़िया, तो यह दर्जन चिड़िया कहलाती है जो क्या करती है कि इस तरीके से उसकी चोंच होती है जो पत्ते सिलने के काम आती है। तो इसको बोला जाता है दर्जन चिड़िया और इसको ही बोला जाता है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। ऑप्शन 1 पक्षी, चमगादड़, गिलहरी या मधुमक्खी। जंतु परागण जो होता है वह पौधों के परागण की विधि है और यह किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स, चमगादड़ के द्वारा ये होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे देश की विरासत और संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का स्वरूप है। पश्चिम बंगाल में कौन सी कला पाई जाती है। ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी पटोला और ऑप्शन डी पोचमपल्ली। तो इनका आंसर आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में जो प्रसिद्ध कला होती है उसका नाम है फ्रेंड्स जामदानी। जामदानी जो है यह आपके कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए हैं। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है, सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। तो ऐसा नहीं है, जो हाथी है उनका भार लगभग 200 किलो मतलब 2 क्विंटल के बराबर हो जाता है। तो ये गलत है इसका आंसर स्टेटमेंट। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट बी और सी इसका सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहाद, बावड़ी और झील, ये जल संरक्षण की जो एक तरीके से पद्धति हैं, इनको आप कहां पर देखेंगे। तो बावड़ी ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो बावड़ी राजस्थान में देखने को मिलती हैं, तो राजस्थान से बाहर के जहां पर ये शहर दिखेंगे वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्रयागराज आपका आता है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही नालंदा आता है बिहार में और यहाँ नैनीताल ये उत्तराखंड में आता है। तो ये भी नहीं होगा और यहाँ पे प्रयागराज भी है। तो ये 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। इसका आंसर होगा
जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। ये आपके राजस्थान में पाई जाने वाली जल संरक्षण की पद्धतियां हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है जो वे कौन से खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, आर्चरी या ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा को आप भली भांति जानते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था और अलग अलग प्रतियोगिता में इनका नाम हमें सुनने को मिलता है। इनका जो खेल है वह है भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घटपर्णी जिसको हम नीपेंथिस भी कहते हैं, यह चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 मिजोरम और ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, घटपर्णी पाया जाता है आपका मेघालय में। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रवि की रोग विशेषज्ञ पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसी लीटर्स है, जिसका अर्थ है कि रवि, तो हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। जो हीमोग्लोबिन है इसका स्तर होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसी। ठीक है, तो ये जो इसका स्तर है 12 ग्राम है, तो वह एनीमिया से पीड़ित नहीं होगा या रक्तहीनता से पीड़ित नहीं होगा और उसका जो हीमोग्लोबिन स्तर है वह सामान्य है। तो वह रक्तहीनता से ग्रसित है तो नहीं, अगर 12 से कम होता तो हम बोल सकते थे। रक्तहीनता से ग्रसित नहीं है तो बिल्कुल सही है। उसका सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है तो बिल्कुल सही है। रवि की लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है, तो इसका इससे संबंध नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी और सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो स्टेटमेंट बी और सी राइट है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खेलती हैं तो नहीं। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन खेलती हैं तो बिल्कुल सही है। पीटी उषा वेट लिफ्टिंग तो ये भी गलत है। और कर्णम मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टिंग की, और ये जो पीटी उषा है ये एथलेटिक्स की हैं, तो ये दोनों गलत हैं। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल जो खेलती हैं क्या? बैडमिंटन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न मतलब दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होगी? तो जिनका समय 24 घंटे में, जिनके समय में 12 घंटे का अंतर होगा, वहां पर क्या होगा? कहीं जहां दिन है तो वहां पर रात होगी। तो ऐसे ही इन्होंने पूछा है कि भारत में यदि दोपहर का मध्याह्न है, दिन का मध्याह्न है, तो मध्यरात्रि कहाँ पर होगी? तो कहाँ पर होगी फ्रेंड्स? अल्जीरिया, अलास्का, अर्जेंटीना या कनाडा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मध्यरात्रि होगी जब भारत में मध्याह्न मतलब दोपहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवार से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? झरोका, ड्रोमर, चबूतरा तो नीचे होता है, और बुर्ज। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से कोई मंदिर है और उस तरीके से उसमें ऐसे गुम्बद टाइप से निकाले जाते हैं, जिनको बोला जाता है क्या? बुर्ज। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ईबीएस पाठ्यचर्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ईबीएस जो है उसके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वह हमने 15 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम ईबीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम बहुत ही जल्द 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ईबीएस और ईबीएस पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो यदि वो वीडियो आपको चाहिए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वो वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ईबीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का
अनुगमन करती है क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। तो ये हो सकता है। विषय वस्तु आधारित उपागम से ईबीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है, तो ऐसा ये गलत है। विषय केंद्रित उपागम में मोटी पुस्तकें होती हैं, तो ये भी गलत है। विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईबीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा लेता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है आपका कि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत और समग्र समझ का विकास होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? ऑप्शन 1 बहु अनुशासनिक, तो ये सही है। सम्मिलित रूप से, तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चे सम्मिलित रूप से पर्यावरण का अध्ययन करते हैं प्रकृति के अंदर। एकीकृत इंटीग्रेटेड, तो ये भी सही है। एकल रूप में पर्यावरण का अध्ययन करना बेहद कठिन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी सी मतलब ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्टेटमेंट ए बी और सी ये सही होंगे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है? एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्य का संग्रह। एक बच्चे के द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्य का संग्रह, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्य का संग्रह, तो यहाँ पे सभी बच्चों के कार्य का संग्रह नहीं रखते, तो ये ऑप्शन 1 और 2 और 4 गलत हो जाएगा। फिर आता है 3, एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा मतलब एक बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्य का संग्रह, तो यहाँ पे सर्वोत्तम दिया है और यहाँ पे समस्त कार्य दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है कि किसी एक अवधि में बच्चे के द्वारा किया गया समस्त कार्य या सर्वोत्तम कार्य का इसमें क्या होता है? वर्णन होता है, संग्रह होता है। तो यही पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए यह एक सहायक सामग्री होती है। तो इसके जो आंसर होंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ईबीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, खाली स्थान से प्रारंभ करते हैं। तो ईबीएस का जो पाठ्यक्रम है संसार के बारे में बच्चों की समझ को बढ़ाता है, तो हम किसके द्वारा इसका आरंभ करते हैं? परिवार के द्वारा, स्वयं अपने आप, पास पड़ोस या देश? तो इसका जो आरंभ करते हैं फ्रेंड्स, हम स्वयं अपने आप से इसका आरंभ करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ईबीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने आप अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सही, क्योंकि ईबीएस क्या कहता है कि आप जो है स्वयं अपने आसपास के परिवेश से क्या करें? जानकारी को इकट्ठा करें और अपने ज्ञान का, अपनी समझ का निर्माण करें। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए राइट आंसर इसका होगा। फिर भी निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक या नैसर्गिक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करें, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये बड़े लेवल की बात होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ए, बी और सी स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है? कौन से महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, तो बिल्कुल सही है। आप प्रासंगिक जो जानकारी है उसको अनुभव करा सकें, जैसे आपको
बच्चों को अगर जल संसाधन के बारे में, जल स्रोतों के बारे में जानकारी देना है तो आप उनको जल संसाधन जो जल स्रोत उनके पास ले जाएंगे, तो यह कहलाएगा आपका प्रासंगिक अनुभव। आविष्कारिक अनुभव तो बिल्कुल सही है। बच्चों से कोई भी एक्सपेरिमेंट करा करके खोज के द्वारा कोई अनुभव उनको दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से अधिगमकर्ता के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होगा। वास्तविक जीवन का अनुभव, तो वास्तविक जीवन से तो जोड़ के ही हम ईबीएस को बढ़ाते हैं या फिर जो है आपका पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं, तो सी भी इसका क्या होगा, सही होगा। अनुरूपक अनुभव, तो अनुरूपक अनुभव इसके अंदर नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट ए बी सी ये सही होंगे, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ईबीएस का संबंध, ईबीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिए हैं। इस बार क्या हुआ था कि एग्जाम में थोड़ा लेंदी पेपर आया था, पेपर का स्तर सेम था, मॉडरेट था, कठिन तो इसको बोल नहीं सकते, लेकिन लेंदी पेपर था जिससे टाइम लगा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। कौन से कथन इसमें से सत्य हैं, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, ईबीएस को ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ईबीएस को हम ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक इसका अध्ययन कराते हैं। फिर आता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ईबीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है, तो बिल्कुल सही है। गणित में और जो हिंदी है उसमें ये जो पाठ्यक्रम है ईबीएस का, इसको अंतर्निहित कर दिया गया ग्रेड 1 और 2 के अंदर, तो बिल्कुल सही है। अलग से ईबीएस ग्रेड 1 और 2 में नहीं होता है। इसके बारे में हमने शायद कल की वीडियो में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, ईबीएस का एनसीईआरटी पाठ्यचर्या विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उपविषयों में वर्गीकृत करता है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी भी आपका सही है। नेक्स्ट, ईबीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है, तो ऐसा नहीं है। ईबीएस में हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित रूप से उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ना कि विभाजित करके, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ए बी और सी सही है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईबीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है। बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य या पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। अभी हमने देखा है कि हम गणित में और बोल सकते हैं हिंदी भाषा में क्या करते हैं, ईबीएस के कुछ अध्यायों को डाल करके बच्चों को ईबीएस की जानकारी को देने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उसको पढ़ाने के लिए, ईबीएस को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में बहुविषयक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता होती है। इंटीग्रेटेड करके, मतलब एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ करके पढ़ा देंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन विधियों की उपयुक्त व्याख्या है। अवलोकन की उपयुक्त व्याख्या को यहाँ पे हमें देखना है। तो आपका यहाँ पे फिर से 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, वह है बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों में सीखने का विस्तार हो। बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। अगर बच्चों को हम सूचना प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों का विस्तार, जो विकास है उसको सीखने में विस्तार होगा। अगला है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो ये भी सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट डी भी क्या है, सही है।
मतलब स्टेटमेंट सी और डी सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। हमें जो अवलोकन गतिविधियों की जो व्याख्या करेगा वह क्या होगा कि सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना और स्वाभाविक जिज्ञासाओं का पोषण करना। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका मूल्यांकन से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है। तो हम पहली चीज ग्रेड देने के लिए उनको अलग थलग मतलब वर्गीकृत करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए या फिर अंक देने के लिए हम कभी भी मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है यह गलत होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए अंक दिया जाना यह भी गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही होगा कि उनके जो सीखने के स्तर हैं उनमें क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए हैं, इसका पता लगाना ये स्टेटमेंट मूल्यांकन का यहाँ पे क्या होगा, महत्व होगा या फिर उसकी प्रकृति को स्पष्ट करेगा। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये भी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, सही स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट सी और डी इसका करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट सी और डी इज करेक्ट, which means option 3 is correct for this क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप पर्यावरण शिक्षक होने के नाते अपने शिक्षार्थियों में या विद्यार्थियों में किस चीज का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। ज्ञान का विकास करना, अभिवृत्ति का, कौशल का या समझ का। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उसकी अभिवृत्ति का विकास करना, उसके एटीट्यूड का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। ज्ञान का विकास और कौशल और समझ का विकास तो आप कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसका जो विकास है, अभिवृत्ति का विकास करना एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह होगी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। ताशी को क्या करना चाहिए। तो पुस्तक में 3 शब्द दिए हैं, ग्लूकोज, एसिड और एसिडिटी। यह बच्चों को समझाने में हो रही है कठिनाई। तो ताशी को करना क्या चाहिए, ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाएं तो ये कर सकती है। विद्यार्थियों में शब्दकोश में से इन शब्दों के हिंदी अर्थ बताना तो ये भी कर सकती है। बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें, ये भी कर सकती है। और कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें, तो ये भी कर सकती है। परंतु जो प्राइमरी के बच्चे हैं उन जब आप उसको ईबीएस पढ़ाएंगे तो ये जो 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दिए हैं यह सभी सही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेस्ट आंसर बताना है। तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा है और जो उनके अनुभव रहे हैं ग्लूकोज, एसिड और एसिडिटी के प्रति, तो उन पर चर्चा करके उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। मतलब पर्यावरण अध्ययन अधिगम निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। तथ्यात्मक स्वरूप है, अनुभवात्मक या प्रयोगात्मक। तो तथ्यात्मक तो ये गलत हो जाएगा। हम बेसिकली जो पर्यावरण अध्ययन है या अधिगम है हम इसीलिए कराते हैं कि बच्चे उस चीज को अनुभव करके सीखें और उस पर प्रयोग करके सीखें। मतलब स्टेटमेंट बी और सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? विषय वस्तु पर, प्रक्रिया पर, तथ्य पर और अनुप्रयोग पर। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये देखा है कि हम प्रक्रिया पर मतलब एक्टिविटी पर जोर देंगे और अनुप्रयोग पर, प्रयोग पर भी हम क्या देंगे? बल देंगे। तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में बी और डी स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? एक बसवा है जो क्या करते हैं? किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? याद रखने का कौशल, पहचानने का कौशल, अवधारणात्मक कौशल या अवलोकन कौशल? ये जो है अवलोकन कौशल का विकास करेगा, क्योंकि जब कठपुतली का डांस वह देखेंगे, कठपुतली कार्यक्रम का मंचन वह देखेंगे तो उनको अवलोकन करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ईबीएस के जो आज हमने पुनः 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। इस तरीके से लगभग हमारी 6 से 7 क्लास ईबीएस की हो चुकी हैं और साथ ही साथ सीडीपी की तो लगभग 13 से 14 क्लास हमने अपनी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने ये सारी क्लास नहीं देखी हैं, साथ ही साथ मैथ्स और हिंदी के लिए भी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर सीटेट नामक प्लेलिस्ट में सारी एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उसको वहां पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और ईबीएस के हम लगभग 150 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पेडागोजी के और साथ ही साथ ईबीएस का कंटेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा उस पर भी बात करेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।